सक्षमता परीक्षा के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का संकलन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी है? वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, पानी का इकट्ठा होना, इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रश्न को समझना। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्न को समझना। कहता है कि कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में सहयोगी होता है, मिट्टी के निर्माण में। तो आपको सही आंसर बताना है कि वायु और जल होता है, सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतु से मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन पानी का इकट्ठा होने से मिट्टी नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर होगा पानी का इकट्ठा होना। क्वेश्चन नंबर 2, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है किसका? भौम जल का, महासागरीय जल का, पृष्ठीय जल का। तो मानव सर्वाधिक उपयोग पृष्ठीय जल का करता है, तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठीय जल। क्वेश्चन नंबर 3, घाना पक्षी विहार स्थित है। आपको बताना है कि घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। तो घाना आपका स्थित है राजस्थान में, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है सुलभ संसाधन, दुर्लभ संसाधन, उपयुक्त संसाधन। तो जो सीमित है, ठीक है, वो क्या है? दुर्लभ संसाधन है। तो इसका सही आंसर होगा दुर्लभ संसाधन। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल में पाया जाता होगा, यानी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, जल के प्रमुख स्रोत हैं 2, 4, 6। आपको बताने हैं जल के कितने स्रोत होते हैं। तो जल के 4 स्रोत होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 4। 7, क्वेश्चन नंबर 7, वनों से प्रत्यक्ष लाभ है। लकड़ी की प्राप्ति होती है, वर्षा में सहायक होता है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है। तो दोस्तों यहाँ आपको समझना होगा कि वन से आपको प्रत्यक्ष लाभ क्या मिलता है। तो सही आंसर होगा लकड़ी की प्राप्ति। वनों से हमें डायरेक्ट रूप से लकड़ी की प्राप्ति होती है, और इनडायरेक्ट रूप से यह वर्षा में सहायक होता है, प्राकृतिक सौंदर्य भी बढ़ाता है। लेकिन डायरेक्ट रूप से इसका सही आंसर क्या होगा? यह लकड़ी का प्राप्ति होता है। सक्षमता परीक्षा कोई हार्ड परीक्षा नहीं है, इसका तैयारी हम लोग अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? आपको बताना है कि कौन विद्युत का अच्छा सुचालक। सुचालक किसको कहते हैं पहले ये बता दे। जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाए उसको हम सुचालक कहते हैं, और जिससे विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे कोई भी धात्विक है, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इसे विद्युत प्रवाहित होता है, तो ये आपका सुचालक है। लकड़ी है, पत्थर है, इसे विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, तो ये कुचालक होता है। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक बताना है, तो यदि ऐसे पूछता है कि सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो आंसर होता है तांबा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है समुद्र का पानी, वर्षा जल, साधारण पानी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि समुद्र का पानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है, क्यों? क्योंकि आंसर 3 हो जाएगा। नदियाँ पृथ्वी से लवणों को बाहर ले जाती हैं तथा उन्हें समुद्र में डाल देती हैं। नदियाँ जो होती हैं पृथ्वी से लवणों को बहाकर ले जाती हैं और इसको डाल देती हैं, जिसके कारण समुद्र का पानी अधिक खारा होता है। अगला सवाल, यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है, कि उसमें से क्या मुक्त होगा? उसकी अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और भंग गैसें तो इसका सही आंसर होगा कि उसकी अस्थायी कठोरता और भंग गैसें मुक्त हो जाती हैं उसको ज़्यादा देर तक उबालने से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? फिटकिरी का, चारकोल का, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दोस्तों ये जो हम लोग का क्वेश्चन का संग्रह है
एनसीईआरटी बेस्ड है। जो साइंस का हमने आज प्रश्न लिया है इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको साइंस कहीं दूसरे जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी होती है। आपको बताना है कि आपके घर में जो विद्युत लाइनें होती हैं, जो वायरिंग किया है, किस क्रम में है, श्रेणी में है या समानांतर क्रम में है। तो इसका सही आंसर होगा समानांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीकरणीय योग्य नहीं है, यानी जिसको आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय होता है, महासागरीय ऊर्जा नवीकरणीय होता है, ये दोनों है। लेकिन आपको बताना है कि कौन सी पुनर्नवीकरणीय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कोयला ऊर्जा। कोयला ऊर्जा पुनर्नवीकरणीय स्रोत नहीं होता है, क्योंकि आप इसको एक बार यूज करिएगा तो दोबारा यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका कारण है निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस के रेटिना के आगे बनता है। आपको बताना है कि जो रेटिना होता है उसके आगे बनता है या उसके पीछे बनता है, जो पर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15, मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती हैं, कहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। मानव आँख प्रतिबिंब के रेटिना पर फोकस करती हैं नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। क्वेश्चन नंबर 16, उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। आपको बताना है वैसा उपकरण का नाम बताना है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है आपके कि ये बताता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तारे का टिमटिमाने का कारण अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, इसको नहीं टिक कर दीजिएगा। तारों द्वारा रुक रुक कर प्रकाश का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता है, अपवर्तनांक के कारण ही रात में तारे टिमटिमाते हैं। वैसे भी दोस्तों एक ट्रिक आप लोगों को बताते हैं कि यदि रंग का परिवर्तन बोलेगा, रंगों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्य लाल क्यों दिखता है, डूबता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखता है, उगता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखता है। तो इन सब का सही आंसर होगा प्रकीर्णन। किसका क्या आंसर होगा? प्रकीर्णन। ठीक है, और यदि तारे टिमटिमा रहे हैं, भुकभुका रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। चलिए अपना अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्राकृतिक गैस दहन। तो नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर होगा। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों हम लोग बहुत तेज़ी से बहुत सारे प्रश्नों को करने का टारगेट किए हैं, क्योंकि आपका समय भी कम लगे और आप अधिक से अधिक तैयारी कर सके। आते हैं अपने अगले प्रश्न 19, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से। आपको याद रखना है नीली क्रांति मछली क्रांति से। यदि पूछे तो लाल क्रांति तो मत्स्य उत्पादन या टमाटर। देखिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसा होता है वैसा सोचिए। जैसे लाल पूछा तो सोचिए लाल क्या है, टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन। यदि पूछ देगा कि भूरी क्रांति कैसा है, तो भूरे उर्वरक होता है, तो उर्वरक से। चलिए अपने अगले प्रश्न बाद में चर्चा करेंगे बाकी सारे क्रांतियों के बारे में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन लौह का अयस्क नहीं है। तो लौह का अयस्क हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बक्साइट। क्या होगा? बक्साइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसका सही लौह का प्रकार नहीं होता बक्साइट। अगला गया हरित क्रांति। तो हरा क्या होता है? तो कृषि हरा होता है। तो इसका सही आंसर होगा कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से। दूध क्रांति पूछता तो ये आपका ऑपरेशन फ्लड होता है, दुग्ध क्रांति।
आगे आते हैं। सुनहरी रेशा है गन्ना, सोना, जूट। सुनहरी रेशा जूट होता है, तो इसका सही आंसर होगा जूट। अब यहाँ पर बात करते हैं, नकद फसल है, गेहूँ है, चावल है, गन्ना है। वैसा फसल जिसको आप खाद्य सामग्री के लिए नहीं उगाते हैं नकद कहलाएगा। जैसे तंबाकू खाद के लिए नहीं होता है, बेचने के लिए होता है, तो तंबाकू हो जाएगा नकदी फसल। गन्ना नकदी फसल, ठीक है। कपास नकदी फसल। चावल और गेहूं कैसा फसल है? खाद्य फसलें हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न। जीवाश्म ईंधन है जल, वायु, कोयला। तो कोयला क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। तो इसका सही आंसर होगा कोयला। जीवाश्म ईंधन कोयला। क्वेश्चन नंबर 25। बॉम्बे हाई क्या है? जल स्रोत, पर्यटन स्थल, खनिज तेल स्रोत। तो दोस्तों बॉम्बे हाई खनिज तेल स्रोत है, ठीक है। आते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी। दोस्तों सक्षमता परीक्षा है, ऐसा ही प्रश्न एकदम पक्का आएगा, आप लोग को ध्यान रखना है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूती वस्त्र की राजधानी, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बम्बई। मुंबई जो होता है सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? आपको बताना है कि इससे वायु में प्रदूषण ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, एक से अधिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, इन सब से क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है। तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ द्वितीय प्रदूषक ओजोन हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29। जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे कहते हैं। इसका भी आपको बता देते हैं, जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद टकरा कर वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा परावर्तन। जब किसी पिंड पर पड़ने वाले प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में लौट गया तो उसको कहते हैं परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 30। दीर्घ दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित हैं तो वह कौन सा चश्मा यूज करेगा? उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो दोस्तों आपको यहाँ बता देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। दो दोष हैं, निकट और दूर। लेंस हैं आपके उत्तल और अवतल। देखिए नाम को पढ़िए। उत्तल 3 अक्षर का है और अवतल 4 अक्षर का है। इस नाम को पढ़िए। दूर 2 अक्षर का है, निकट 3। छोटा है दूर, तो छोटा में छोटा लेंस लगा दीजिए, और निकट बड़ा है तो इसमें बड़ा लेंस लगाइए, अवतल। तो याद रखिएगा जब पूछेगा दूर दृष्टि दोष तो दूर 2 अक्षर का है यानी छोटा वाला लेंस तो हो जाएगा उत्तल लेंस। आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष तो बड़ा है, तो निकट के लिए होगा अवतल। याद रखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्फ्यूजन में क्वेश्चन को गलत करेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए अगले प्रश्न 31। हवा में ध्वनि की गति होती है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान बढ़ने से घट जाता है, तापमान घटने से बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा, यदि हवा में तापमान बढ़ेगी तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। चलिए तापमान बढ़ने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताते न्यूटन मीटर, किलोवाट और अर्ग आपका ऊर्जा का इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33। सौर मंडल में अब कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9। आपको बताने हैं कितने हैं। तो सौर मंडल में दोस्तों अभी 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। पहले कितने थे? 9। एक ग्रह था उसका नाम था प्लूटो, जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 34। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? जूल, अर्ग, न्यूटन। तो दोस्तों
इसको न्यूटन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, जल चक्र के कारण होता है पानी के वाष्पीकरण के कारण जल वाष्प का संघनन, वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प का संघनन। तो हमारा सही आंसर यही होगा, जल चक्र वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषक किसमें होता है? दिया सलाई उद्योग, कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग। तो दोस्तों सर्वाधिक वायु प्रदूषक वाला उद्योग है रासायनिक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 37, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए कचरे का उपयोग किया जाता है। कौन से कचरे का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे के निम्नलिखित समूहों में से कौन से वायु के एसो प्रदूषक के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि कौन से एसो के प्रदूषक का संकेतक होता है। तो इसका सही आंसर होगा एपीफाइटिक लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सांस लेने, रक्त, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन में तेजी से घुल जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सांस लेने पर रक्त में हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन से अधिक तेजी से घुल जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न 40, धुआं क्या है? एक प्राकृतिक घटना, धुएं और धुंध का संयोजन, रंगहीन होता है। तो दोस्तों धुएं और धुंध का संयोजन होता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न 41 की तरफ। आते हैं 41, शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह कौन सा है? रोहिणी, जीएसएलवी, एडुसेट। तो एडुसेट से ही समझ में आ रहा है एजुकेशन, एडुसेट शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह है। प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम है, तो याद रखें दोस्तों विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर। और हिंदी में होता है बैजानीह पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और सबसे अंत में लाल। ठीक है, बैजानीह पिनाला। प्रिज्म से जो रंग निकलते हैं उसका सही आंसर होगा विबग्योर, बैजानीह पिनाला। क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया आयनीकरण, ऑक्सीकरण, अपच। तो इसका सही आंसर होगा आयनीकरण। इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। क्वेश्चन 44, नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम सल्फाइड, फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। तो याद रखिएगा दोस्तों, नीले रंग का कांच बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कठोर इस्पात का प्रयोग होता है पहिया बनाने में, विमान को बनाने में, चाकू बनाने में। तो इसका सही आंसर होगा चाकू बनाने में। कठोर इस्पात का प्रयोग चाकू बनाने में होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न 46 की तरफ। सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? सोलवे विधि, ली ब्लॉक विधि, विद्युत अपघटन विधि। तो इसका सही आंसर होगा एक से अधिक। आपको क्वेश्चन नंबर 47, 1 मेगावाट कितना होता है? तो 10 के पावर 6 1 मेगावाट, 10 के पावर 3 1 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 48, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या कहलाते हैं? सौर ऊर्जा, बायोगैस, लकड़ी। तो पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा और बायोगैस है, लकड़ी अपरंपरागत स्रोत होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न 49, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत होता है, तभी को हमने क्वेश्चन किया था लकड़ी।
क्वेश्चन नंबर 50, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? Na मतलब सोडियम, Mg मैग्नीशियम या एल्युमिनियम? तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न 51, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? कैल्शियम सल्फेट, हीमोहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रेट? इसका सही आंसर होगा 2। दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम 52 से लेकर 100 तक के प्रश्न करेंगे। सक्षमता परीक्षा कोई बहुत मुश्किल परीक्षा नहीं है। हम लोग इतना तैयारी अपने विधिवत करते हैं कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।